आरक्षण रूपी जो आपकी शक्ति थी, सारा निजीकरण की भेंट चढ़ा के सब खत्म कर दिया और आप जो है धर्म का झंडा डंडा लेके घूम रहे। मैं आज आपको कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी, तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आप संविधान खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं बहुत जल्द, हम लोग इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे, चाहे उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे। काशीराम साहब कहते हैं 77-78 तक उत्तर भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं मानता था, और फूले साहू को तो भूल ही जाओ, क्योंकि फूले साहू को तो महाराष्ट्र के लोगों ने ही, जिनका राजनीतिक लालच था, उन्होंने ही फूले साहू के आंदोलन को कमजोर कर दिया था बाबा साहब के जाने के बाद। महसूस करके देखिए, जिन्होंने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी जान दांव पे लगा दी, और अगर आज हम उस अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, भाईचारा नहीं पैदा कर पा रहे, तो क्या हम सही में आंदोलन को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं? दुश्मन बड़ा समझदार है, वो तो हमें जातियों में बांट के रखना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करके रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है जब हम जुड़ जाएंगे, जब हम जुड़े हैं तभी ताकतवर बने, जब हम एक हुए हैं तभी ताकतवर बने, जब हम जुड़े हैं, एक हुए हैं, जब हम मिलकर लड़े तभी हम लोग कामयाब हुए। ये बात दुश्मन जानता है, इसलिए उसने हमें जातियों के पहले वर्ण के बाद जातियां, जातियों के बाद गोत्र, उपजातियां, इतने जगह तोड़ दिया है कि वो कभी जुड़ ही नहीं सकते। इस तरह से टुकड़े किए हैं कि ये कभी जुड़ ही ना पाए। और जिसकी समझ में ये बात आ जाती है, वो पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को चलाने का काम करता है। ये अब इसको आप समझिए कि ये जिस दिन मुझे गोली लगी, समझ में तो उससे पहले आ गई थी, लेकिन मुझे गोली क्यों लगी ये बात मुझे तब समझ में आई जब मुझे गोली लगी कि मैं उनके उस एजेंडे पे काम नहीं कर रहा हूं, एक जाति का आंदोलन नहीं चला रहा हूं, बहुजन समाज का आंदोलन चला रहा हूं, इसलिए मैं उनके टारगेट पे हूं। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पीड़ा थी आपके अंदर कि भाई वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी। भाई उनका राजकाज है, वो क्यों लगने देंगे? और वो अपने राजकाज में लगने देंगे तो फिर वो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो तो राजकाज बनाए इसलिए है कि आपके स्वाभिमान सम्मान कमजोर कर सके। वो बाबा साहब से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल की व्यवस्था को भारतीय संविधान में आपको बराबरी के अधिकार देके काटने का काम किया, इसलिए बाबा साहब से उनको नफरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी जाती है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहा जाता है। ये जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, ये कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं, इनका सामाजिक संगठन कौन सा है, उनकी जांच करो। हम ये निश्चित कर लें कि हम इनको चिन्हित करके और इनके समाज को वोट देने का काम नहीं करेंगे, तो आप देखना ये स्वयं ठंडे हो जाएंगे। जैसे 77-78 से पहले काशीराम साहब जब तक नहीं आए थे, तब तक उत्तर भारत में बाबा साहब कोई नहीं मानने था। आज वही बाबा साहब हैं। ये जिन दलों को इनके जो राजनीतिक दल हैं, जो ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिन पार्टियों के नेताओं को अपना नेता मानते हैं, जिन सामाजिक संगठनों को अपना संगठन मानते हैं, उन्हीं सामाजिक संगठनों के नेताओं ने, उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने भी कल बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता लिख के पोस्ट के आदरांजलि दी, कार्यक्रम के फूल चढ़ाए। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। उन तमाम महापुरुषों को आज मैं याद करता हूं जिनका योगदान है देश की आजादी में और हाशिए पे पड़े समाज को जागरूक करके मुख्य धारा में लाने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज के लाइव की पहली लाइन मेरी यह है कि जिन महापुरुषों के नाम मैंने लिए हैं, मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक बार वो इनको जरूर पढ़े। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका सामाजिक योगदान, और क्यों आज उनको इस सम्मान के साथ हम लोग याद कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ हमारे आंदोलन में नहीं, बल्कि जो लोग उनसे बहुत विरोध करते थे, उनके बैनर पोस्टर पे भी वो दिखाई देते हैं, और उनकी जयंती, उनका परिनिर्वाण, वो सब लोग भी
मनाते हैं, जयंती सेलिब्रेट भी करते हैं और परिनिर्वाण दिवस पे आदरांजलि अर्पित भी करते हैं, जो लोग जीते जी जिन लोगों ने उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी मैं आज के लाइव में याद करूंगा। हालांकि हम लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश के हमारे बहुजन समाज के पहरेदारों, कल आप लोगों ने 7-8 दिन की तैयारी में एक सभा, आदरांजलि पुष्पांजलि सभा जो है इंदरगढ़ दतिया मध्य प्रदेश में कराई। हालांकि वो ग्वालियर में होनी थी, परमिशन ना मिलने के कारण वो इंदरगढ़ में हुई। और क्योंकि मुझे सुबह पार्लियामेंट में जहां बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा हुआ है वहां बाबा साहब को नमन करना था, इस वजह से आने की समस्या के में पीड़ा ना हो, आपने अपनी तरफ से एक एक पैसा जुटा के आर्थिक मदद करके आने जाने की व्यवस्था मजबूत कराई, जिससे कि मैं समय पर पहुंच पाऊं। लेकिन पर्याप्त समय, जितना समय अपनी बात रखनी थी वो समय नहीं बन पाया, और बहुत सारी बातें जो मुझे आपसे कहनी थी वो मैं नहीं कह पाया। कुछ बातें इशारों में और कुछ बातें गंभीरता से मैंने कल आपको वहां बताई थी, लेकिन कुछ बातें अब मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, गंभीरता से आप इस लाइव को अब भी सुनना और बाद में भी सुनना, क्योंकि इस लाइव में जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन पे चिंतन करे बगैर आप लोग मध्य प्रदेश में आंदोलन को कामयाब नहीं करते। और सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, भारत के किसी कोने में आप आंदोलन को कामयाब नहीं कर सकते हो। प्यारे साथियों, अगर आप ये महसूस करोगे, देखोगे, जानोगे, जानने का प्रयास करोगे, पढ़ोगे, जानकारी हासिल करोगे, तो आपको एहसास होगा कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है। और इस आंदोलन में समय समय पे हक वंचित शोषित समाज में जन्मे महापुरुषों ने, जो आज महापुरुष हैं, उन्हीं कल के संघर्षशील लोग थे, उन्होंने लोगों को जागरूक करके आंदोलन चला के विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास किया है। पहले से स्थापित किसी राजा महाराजा ने, किसी सरकार ने, किसी सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन, जो किसी दूसरे जो शोषक लोग थे, जो शोषण करते थे, उनके जरिए आपकी तरक्की का नहीं चला गया। और उनके किसी व्यक्ति ने प्रयास भी किया तो उन्हीं के समाज ने उसका बड़ा विरोध करके उसको समाज से निकालने का काम किया। जब वो उसने आपकी, ऐसा नहीं कि उन समाजों में भी चेतना नहीं है या मानवता के भाव नहीं है, लेकिन जिसने भी ये प्रयास किया उसी समाज के बीच से निकले हुए व्यक्ति का उसी समाज के लोगों ने विरोध किया, तो वो बेचारा कामयाब नहीं हो पाया, अगर कोई करना भी चाहता था। लेकिन कल मैंने जो महसूस किया और जो आज की जरूरत मैं समझता हूं, उस बात को बताए बगैर, उस बात को आप अगर नहीं समझेंगे तो मेरे भाइयों, हम सबकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है, इसमें सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी अगर हमारी कैडर ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेताओं ने मेरी बात पे गौर नहीं किया और उसके अनुरूप काम नहीं किया। प्यारे साथियों, पहले ये बात समझिए कि इस देश में जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों से नहीं बनाई है। और फिर हिस्टोरिकल फैक्ट भी कुछ आपके सामने रखूंगा तो शायद आपको एहसास हो जाएगा कि मैं आज लाइव में क्यों हूं। कल मैं रैली करके अपनी बात कर, आज मैंने तत्काल लाइव क्यों किया और क्यों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, याद कीजिए, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले शुरू करूंगा। और ज्योतिबा फुले को हम लोग क्यों मानते हैं, क्यों मानना चाहिए, इसके लिए मैं 2-3 लाइनें कोट करूंगा उसी महापुरुष की जिस महापुरुष का कल आपने परिनिर्वाण दिवस मनाया, बाबा साहब अम्बेडकर की, जिनको आप अपने आप भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं।
और आप अपने माता पिता का खुद का अपमान सह सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान बिल्कुल भी नहीं सह सकते। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो बाबा साहब ने अगर किसी को अपना गुरु माना, सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के आधार पर, तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को माना। उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना, उनके वैज्ञानिक सोच को महत्ता दी। महामानव तथागत बुद्ध को उन्होंने अपना गुरु माना। लेकिन मैं बात करूंगा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आज की जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग में की एक जाति है जिसको हम सैनी, माली, फूले, मौर्य, शाक्य, कुशवा, उत्तर भारत में इस नाम से जाना जाता है। इस जाति में जन्मे। सामान्य साथियों, मेरा आपको ये संदेश है और आपको अपने मन से पूछना चाहिए कि जिस महापुरुष ने हमारे लिए उस समय के हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए अपने घर, अपने पिता से विद्रोह कर लिया, उस समय के तमाम पाखंडियों से विद्रोह कर लिया, अपनी जान को दांव पे लगा दी, जैसे आज हम लोग दांव पे लगा रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या वो हमारे महापुरुष हैं या नहीं है? क्या हम उनको दिल से स्वीकार कर पाए, नहीं कर पाए? या सिर्फ हम नारों में, बातों में, चर्चा में, पुण्यतिथि में या जयंती पे उनको याद करते हैं, उनके विचार हमारे अंदर आत्मसात हो पाए, नहीं हो पाए? क्या हम उस परिवार को अपना परिवार मान पाए, नहीं मान पाए? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बाद, क्योंकि वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा वो थे, चाहे सत्य शोधक समाज हो या गुलामगिरी नामक महत्वपूर्ण पुस्तक के जरिए उन्होंने समाज को जागरूक करने का काम किया। विद्या बिना गति गई, गति बिना नीति गई, ये स्लोगन भी उन्हीं का है। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति के बगैर वित्त गया। ये सब यानी कि विद्या कितनी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने स्कूल खोल के लोगों को पढ़ाने का काम किया। अपमान साथ, जान पे खतरा बन गया। उनकी पत्नी ने भी उनका साथ दिया, इसलिए हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। उनका कर्ज है हमारे ऊपर। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको गुरु माना बिना देखे, क्योंकि बाबा साहब 91 में पैदा हुए और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 90 में हमारे बीच से चले गए। अगर वो आपको अपना परिवार नहीं मानते तो वो आपके लिए संघर्ष क्यों करते हैं? अगर वो आपको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वो इस बात की सच्चाई को नहीं समझते कि ये कमजोर वर्ग सारा मेरा परिवार है। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, तो छत्रपति साहू महाराज कुर्मी वंश के थे, जिन्होंने सब 1902 में आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने सामाजिक गैर बराबरी की बेड़ियों को झकझोरने का काम किया, तोड़ने का काम किया। कामले साहब की दुकान खुलवा के सामाजिक समानता का संदेश दिया, खुद उनके यहां जाके चाय पीकर। सामाजिक न्याय करते हुए 50% ऑपरेशनल कम्युनिटी, उस समय ऑपरेशनल कम्युनिटी, SC ST OBC नहीं था, ऑपरेशनल यानी कि बैकवर्ड कम्युनिटी को 50% हिस्सेदारी दी। सब लोगों का विरोध सहा। वही जिनको हम लोग कुणबी, मराठा, जिनको हम लोग पटेल, जिनको हम लोग गुर्जर, कुर्मी, इसी रूप में हम लोग जिनको जानते हैं, जिनकी जड़ें यही परिवार में हैं, ये भी हमारे बहुजन समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारा ही अपना परिवार है। फिर ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, जो आज के पाल बघेल समाज का हमारा परिवार है, जो पिछड़ी जातियों में आता है। पेरियार ललई यादव,
अंधविश्वास पाखंडवाद की जड़ें उखेड़ने वाले उत्तर भारतीय नायक जो हमारे पिछड़े वर्ग के यादव समाज में आते हैं, हमारा ही परिवार है। इसी तरह से महामना रामसु वर्मा अर्जक संघ को के जरिए सामाजिक समानता के रास्ते को, अंधविश्वास पाखंडवाद को उखेड़ने वाले चौधरी महाराज सिंह भारती जो जाट समाज से आते हैं, महामना रामसु वर्मा जी जो कुर्मी समाज से आते हैं, चौधरी महाराज सिंह भारती जो जाट समाज से आते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो फिर उसी पुराने उसमें आते हैं, परिवार में आते हैं, जननायक कपूरी ठाकुर जिनको हिंदू नाई कहा जाता है, वो भी हमारा ही परिवार है, बर्मानंद लोधी जी जो आज के लोधी समाज है, पिछड़े वर्ग में आते हैं, ये हमारा ही परिवार है। संतराम बीए प्रजापति जी बाबा साहब अम्बेडकर को जात पातक तोड़मंडल में के कार्यक्रम में बुलाने वाले अध्यक्ष के रूप में, और जब जाने नहीं दिया गया तो इसके खिलाफ बाबा साहब ने किताब लिखी अपने भाषण की, एनलेशन ऑफ कास्ट। ये पूरा प्रजापति समाज हमारा परिवार है। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब जो आज की शेड्यूल कास्ट की जाति है, बाबा साहब अम्बेडकर जो पैदा महार जाति में हुए लेकिन बाद में उनको जो है उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो बुद्धिस्ट कहलाए, जिनके अनुयायियों ने खुद को बौद्धिस्ट मानकर जो है उसी बात को आगे बढ़ाने का काम किया। मान्यवर काशीराम साहब जो चमार जाति में पैदा हुए और अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर फूले साहू का अनुयायी मान के बहुजन नायक जिनको आज कहा जाता है, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ये भी हमारा परिवार है। मैंने बात आपको क्यों बताई? क्योंकि मध्य प्रदेश में 90% आबादी SC/ST OBC की, और इतनी बड़ी आबादी SC/ST OBC की होने के बाद आज भाजपा की भी मजबूरी है कि वो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाती है। ये लड़ाई राजनीतिक परिवर्तन की नहीं है। राजनीतिक परिवर्तन तो जो सामाजिक परिवर्तन का काम चलता रहेगा वो तो होगा ही, जबकि राजनीतिक परिवर्तन सबसे आसान काम है। मेरी नजरों में तो सबसे आसान है। राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, उसके लिए सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो सकता है। राजनीतिक परिवर्तन आसान है, सामाजिक परिवर्तन एक बड़ा काम है, वो बिना शक्ति के नहीं हो सकता है, और राजनीतिक परिवर्तन से शक्ति पैदा हो सकती है। तो बात ये जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ये है कि जब ये सारी श्रृंखला, ये सारा परिवार हमारा है, इस सारे परिवार ने हमारे लिए काम किया है, तो हमें जो जाति व्यवस्था हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई, तो फिर हम जाति के टोकरे को सर पे रख के और अपने आंदोलन को कमजोर करने का काम जो दुश्मन चाहता है वो अगर करें तो फिर हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? आप मेरी बात को समझिए, मैंने आपसे क्या कहा। आप शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए हैं तो आप शेड्यूल कास्ट को ही आपको लगेगा, आपकी जाति पता लगेगी, ये मेरा परिवार है। बिल्कुल सही है, होना चाहिए। लेकिन क्या वो जो महापुरुष फूले साहू, पेरियार, रामसु वर्मा जी, बर्मानंद लोधी जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, ये क्या आपका परिवार नहीं? कोतवाल धन सिंह गुर्जर, क्या ये आपका परिवार नहीं है? क्या सम्राट अशोक के जो वंशज है वो आपका परिवार नहीं है? साक्य, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, कश्यप, क्या ये आपका परिवार नहीं है? क्या सैन आपका परिवार नहीं है? देखो मैं आपको बताता, काशीराम साहब कहते हैं 77-78 तक उत्तर भारत में बाबा साहब अम्बेडकर को कोई नहीं मानता था, और फूले साहू को तो भूल ही जाओ, क्योंकि फूले साहू को तो महाराष्ट्र के लोगों ने ही, जिनका राजनीतिक लालच था, उन्होंने ही फूले साहू के आंदोलन को कमजोर कर दिया था बाबा साहब के जाने के बाद। तो उत्तर भारत में तो मान्यवर काशीराम साहब ही फूले साहू को लेके आए, घर घर जाके अलग जगाने का काम किया, भाईचारा पैदा करने का काम किया। एक समय था
कि आज का निसार समाज, आज का मौर्य समाज, आज का शाक्य समाज, आज का कुशवाहा समाज, आज का यादव समाज, आज का लोधी समाज, आज का गुर्जर समाज बहुत बड़े पैमाने पे पिछले आंदोलन से जुड़ गया था। और जब वो जुड़ा तभी मिशनरी लोग आगे बढ़ के कामयाब हो पाए। महसूस करके देखिए, जिन्होंने हमारे लिए अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपनी जान दांव पे लगा दी, और अगर आज हम उस अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पा रहे, भाईचारा नहीं पैदा कर पा रहे, तो क्या हम सही में आंदोलन को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं? दुश्मन बड़ा समझदार है, वो तो हमें जातियों में बांट के रखना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करके रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है जब हम जुड़ जाएंगे, जब हम जुड़े हैं तभी ताकतवर बने, जब हम एक हुए हैं तभी ताकतवर बने, जब हम जुड़े हैं, एक हुए हैं, जब हम मिलकर लड़े तभी हम लोग कामयाब हुए। ये बात दुश्मन जानता है, इसलिए उसने हमें जातियों के पहले वर्ण के बाद जातियों के बाद गोत्र, उपजातियां, इतने जगह तोड़ दिया है कि वो कभी जुड़ ही नहीं सकते। जैसे राजस्थान में बैरवा, मेघवाल, रैगर, जाटव, इतने टुकड़े किए हैं। मध्य प्रदेश में बलई, इस तरह से टुकड़े किए हैं शेड्यूल कास्ट के, वाल्मीकि, धानुक, इस तरह से टुकड़े किए हैं कि ये कभी जुड़ ही ना पाए। और जिसकी समझ में ये बात आ जाती है वो पूरे जोर शोर से इस आंदोलन को चलाने का काम करता है। ये अब इसको आप समझिए कि ये जिस दिन मुझे गोली लगी, समझ में तो उससे पहले आ गई थी, लेकिन मुझे गोली क्यों लगी ये बात मुझे तब समझ में आई जब मुझे गोली लगी कि मैं उनके उस एजेंडे पे काम नहीं कर रहा हूं, एक जाति का आंदोलन नहीं चला रहा हूं, बहुजन समाज का आंदोलन चला रहा हूं, इसलिए मैं उनके टारगेट पे हूं। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पीड़ा थी आपके अंदर कि भाई वहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी। बिल्कुल सही है भाई, उनका राजकाज है, वो क्यों लगने देंगे? और वो अपने राजकाज में लगने देंगे तो फिर वो उनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? वो तो राजकाज बनाए इसलिए है कि आपके स्वाभिमान सम्मान कमजोर कर सके। उन्होंने तो हजारों साल आपकी बुरी हालत को देख के आपके ऊपर तरस नहीं किया, कभी इस सनातन धर्म की जो व्यवस्था थी उसको लचीला नहीं किया, आपके ऊपर फाउंडेशन लगा करके आपके अधिकारों को रोक के रखा, आपका स्वाभिमान सम्मान कमजोर करके रखा, जिससे कि आप कभी जुड़ ही ना पाओ, कभी आत्म सम्मान का जीवन प्राप्त न कर पाओ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो बाबा साहब से क्यों चिढ़ते हैं? वो चिढ़ते तो सभी महापुरुषों से, उनकी कहीं जरूरी कहीं मजबूरी, इसका उदाहरण भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन असल लड़ाई बाबा साहब से क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल की व्यवस्था को भारतीय संविधान में आपको बराबरी के अधिकार देके काटने का काम किया, इसलिए बाबा साहब से उनको नफरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ी जाती है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा भला कहा जाता है, इसलिए उनके प्रति अपमान के भाव रखे जाते हैं। और 1970-78 तक उत्तर भारत में, जैसा काशीराम साहब कहते हैं कि भाई उनको अंग्रेजों का एजेंट दलाल कह के, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उनको, और अब ऊंची जाति के लोग हमारे लोगों से शब्द कहलवाते थे, जिससे कि बाबा साहब अम्बेडकर को लोग जान ना पाए। पढ़े लिखे थे नहीं, जानते थे नहीं। अब जो लोग पढ़ लिख रहे हैं वो बाबा साहब के बारे में एक शब्द नहीं सुन पा रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बाबा साहब से नहीं चिढ़ते हैं, वो बाबा साहब जो आपको अधिकार देकर, ये देख रहे हो आप, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये जो कोट देख रहे हैं ना, वो इस कोट से चिढ़ते हैं। ये जो कोट आपको मिला है, ये जो कलम आपको मिला है, ये जो अपनी बात को रखने की आजादी आपको मिली है, ये जो समान अवसर मिले हैं, जिसके बाद आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज, प्रोफेसर, ये तमाम पदों पे गए हैं, जर्नलिस्ट बने हैं, चिंतक बने हैं, वो इससे चिढ़ते हैं। वो उस गैर बराबरी की व्यवस्था को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के जरिए सब लोगों को बराबरी का अधिकार दे दिया। उनकी असल लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर चले गए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार आपको दिए, असल लड़ाई उनकी उस बात से है। वो आज भी चाहते हैं, मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं, वो आज भी चाहते हैं कि ये वंचित वर्ग के लोग उसी हाल में रहें और ये उसी अपने पुराने पेशे करें, जैसे प्रजापति, जिसको हम कुम्हार, ये लोग
कुम्हार कहते हैं, हम लोग प्रजापति कहते हैं, कि वो सिर्फ बर्तन बनाने का काम करे, और जो जातियों के आधार पर पेशे जैसे सफाई कर्मचारी जो है वो सफाई का काम करे, ये जाति चमड़े का काम करे, ये जाति खेती का काम करे, जो हमारी किसान बिरादरियां वो खेती का काम करें, वो आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते। आज भी उनके मन में बहुत बड़े पैमाने पे वो भाव है, इसलिए वो पूरी जोर लगा के इस व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं। और जब वो आपको देखते आगे बढ़ते तो उनके मन में पीड़ा होती है, और उसी पीड़ा की वजह से वो मजबूर होके आपके महापुरुषों को भला बुरा कहते हैं, जो उनके अंदर की पीड़ है, जो उनके कभी ना कभी दबे चुभे जबान पे आ जाती है। इसलिए मैं बात आपको कह रहा हूं, मैंने कल भी कही कि शिवराज सिंह चौहान जी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को मां बहन की गाली दी गई जब उन्होंने आरक्षण की बात की। और जब यही आरक्षण की बात पिछड़े वर्ग के लिए मोहन यादव जी जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं पिछड़े वर्ग से, उन्होंने की, तो उनको भी इन्हीं लोगों ने, जबकि उन्हीं के आंदोलन कामयाब कर रहे हैं, उसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं, उन्हीं की ताकत बना रहे हैं, अपने समाज को उस दल से जोड़ के उनकी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करें, उनको भी मां बहन की गालियां देने का काम किया। और ये ब्राह्मणवाद जो है ये जाति के आधार पर नहीं है, ये तो किसी के अंदर भी आ सकता है, हमारे लोगों में भी आ सकता है। हमारे वो सब लोग भी ब्राह्मणवादी हैं जो समाज में ऊंच नीच, छोटे बड़े भेदभाव की भावना को मजबूत करते हैं, इस भावना को ताकत देने का काम करते हैं, इस व्यवस्था को बना के रखने का काम करते हैं। जो अंधविश्वास, पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, वो भी उसी व्यवस्था के लोग हैं। ये किसी जाति के आधार पर नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस ने एक व्यक्ति को पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट के आदमी को बना दिया, तो उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, जो जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग के हैं लेकिन सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं, तो उन्होंने कहा पैर का जूता पैर में अच्छा लगता है, सर पे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने पार्टियां तक छोड़ दी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम मानवता का आंदोलन चला रहे हैं, मानवतावादी आंदोलन चला रहे हैं, महापुरुषों के विचार का समानतावादी आंदोलन चला रहे हैं, बंधुत्व का आंदोलन चला रहे हैं। वो लोग गैर बराबरी बनाए रखने के लिए अपने आंदोलन को चला रहे हैं, और वो इस बात को जानते हैं अगर इन वर्गों में भाईचारा बन गया, इनके पढ़े लिखे आने वाली नस्लें, नौजवान जो है, अगर वो भाईचारा बना के एकजुट हो गए, तो बहुत दिनों तक उनकी व्यवस्था, उनकी राजनीतिक सत्ता इस देश में नहीं टिक सकती, इस प्रदेशों में नहीं टिक सकती। इसलिए वो इस भाईचारे को बनने देना चाहते हैं, और छोटी छोटी बातों को करके उस भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। और हमारे कुछ गुमराह लोग उन्हीं के आंदोलन में उन्हीं का झंडा डंडा उठा के, उन्हीं की जो है दरी बिछा के, अपने आप को, अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे लालच में अपने आप को नेता मान के उन्हीं दलों को मजबूत करने का काम करते हैं। इन्हीं को मान्यवर काशीराम साहब चमचे कहते थे, जिन चमचों के आधार पर दुश्मन अपनी ताकत बना के और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मैंने कल भी कहा था, चमचे को मत मारो, जिन हाथों में चमचे उन्हीं हाथों पे वार करो। ये जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, ये कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं, इनका सामाजिक संगठन कौन सा है, उनकी जांच करो, और किसी को संवैधानिक दृष्टि से ही, संवैधानिक रास्ते से ही सबक सिखाने का काम करो। हिंसा का रास्ता ना तो अम्बेडकरवादी कभी अपनाते, ना अपनाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों की कुर्बानी से मिला हमें वोट का अधिकार हमारे पास है। हम ये निश्चित कर लें कि हम इनको चिन्हित करके और इनके समाज को वोट देने का काम नहीं करेंगे, तो आप देखना ये स्वयं ठंडे हो जाएंगे। जैसे 77-78 से पहले काशीराम साहब जब तक नहीं आए थे, तब तक उत्तर भारत में बाबा साहब कोई नहीं मानता था। आज वही बाबा साहब हैं। ये जिन दलों को इनके जो राजनीतिक दल हैं, जो ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिन पार्टियों के नेताओं को अपना नेता मानते हैं, जिन सामाजिक संगठनों को अपना संगठन मानते हैं, उन्हीं सामाजिक संगठनों के नेताओं ने, उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने भी कल बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता लिख के पोस्ट के आदरांजलि दी, कार्यक्रम के फूल चढ़ाए। मैं देख रहा था देश भर के नेताओं। और ये कब हुआ? जब हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने अपने महापुरुष को स्वीकार किया और उसके सम्मान को सम्मान समझा। तब इन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि मैं जहां तक मैं समझा हूं, इस देश में कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कोई राजनीतिक है। आप सामाजिक हो सकते हैं, आपका आंदोलन सामाजिक होता है, लेकिन विरोधियों का कोई आंदोलन सामाजिक नहीं। उनका सारे आंदोलन
उनकी राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करते हैं, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे आर्थिक आंदोलन, सारे आंदोलन राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्ट है और सारे मिलकर एक एजेंडा पे काम करते हैं, उनकी राजनीतिक ताकत कैसे बने इस बात को वो करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो, उससे पहले उसको करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन हो और उसी सामाजिक परिवर्तन के आधार पर आर्थिक परिवर्तन का की स्थिति का जो है की व्यवस्था बने और हक वंचित समाज, टूटा फूटा समाज, रूखी सूखी खाके भूखे पेट रहने वाला समाज, अभाव में रहने वाला समाज भी बराबरी का हिस्सेदार इस देश में बने। इन्हीं के नेतृत्व में आप ये महसूस कीजिए, इन्होंने पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए, इनसे पुरानी पार्टियों ने बनाए, लेकिन आरक्षण 27% नहीं हो पाया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो 15% ही रहा और 15% पूरा नहीं बन पाया। हालांकि अगर ये वास्तविकता में सच्चे होते तो ये आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते और आपको 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण देने का काम करते, जो कि 2% सरकारी नौकरियों में। मैंने तो मुजफ्फरनगर की सभा से ये मांग की थी, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और 98% जो प्राइवेट सेक्टर उसमें, और जो प्रमोशन रिजर्वेशन उसका लाभ भी SC ST OBC सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने उस दिन वहां से भी ये बात कही कि मैं तो मांग करूंगा भविष्य में कि जो पिछड़े वर्ग के हमारे लोग हैं उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पंचायत में मिला हुआ है, नगर निकाय में मिला हुआ है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में भी मिले। मैं तो ये चाहता हूं जिससे आपकी संख्या असेंबली और पार्लियामेंट में भी बराबर की पहुंचे। मैं तो ये मानता हूं और मैं चाहता भी, और भविष्य में हम लोग इसको करेंगे भी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलाने का काम। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों, आप महसूस तो करो कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, इस देश में तो प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, 99% मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी हिंदू हैं, तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी हिंदू हैं, बहुत बड़े पैमाने में पूरे सिस्टम में हिंदू हैं, बहुत सारे पत्रकार हिंदू। फिर हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आंदोलन उनका कमजोर हो जाएगा तो फिर अधिकारों की बात होगी। अधिकारों की बात जब लोग करेंगे तो फिर उनकी रणनीति काम नहीं आ पाएगी। इसलिए जो जितने भी धार्मिक धर्म के ठेकेदार बनके ये आंदोलन जो चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, ये सब राजनीतिक एजेंडे के थ्रू राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा और इनको ताकत भी, इनको चंदा भी, इनको दक्षिणा भी हमारे लोग दे रहे हैं। ये भी बात आप समझिए। मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। मैं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी देता है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। संविधान मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं जिस धर्म को चाहूं मान सकता हूं। संविधान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, मैं किसी भी समय पर जाकर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। और उम्र के आखिरी समय में भी, आज भी, कल भी, कभी भी यह ताकत भारतीय संविधान ने मुझे दी है। मुझसे छीन नहीं सकता कोई भी कर सकते हैं। इसके हर नागरिक को ताकत है। लेकिन आप ये समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अधिकारों के लिए, और ये अधिकार हम संघर्ष करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गलतफहमी हो कि एक जाति से, चाहे पिछड़े वर्ग के किसी जाति के लोग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग हो, उनको गलतफहमी हो कि वो सिर्फ एक जाति का संगठन आंदोलन चला के राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर ऐसा होता तो सामान्य जाति के लोग अपनी पार्टी बना के उसको सत्ता में ले आते, क्योंकि उनके पास तो रिसोर्स भी आपसे ज्यादा है, उनका समाज संगठन भी आपसे ज्यादा है, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे। वो भी नहीं कर पाए, इसलिए भी उन्होंने हिंदू के नाम पे भाईचारा बना के, क्योंकि हिंदू जो वर्ड है वो किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है, सनातन के किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं, और असली सनातन भी बुद्ध का है। ये जो सनातन की बात करते हैं, असली सनातन भी बुद्ध का दर्शन है। अगर आप पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपको समझाते हुए कि हमें अपने कमजोर वर्गों में, जो पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जो शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, जो मुस्लिम समाज के भाई हैं, और जो न्याय पसंद सामान्य जातियों में भी जो ऐसे लोग हैं
जो कहते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमने तो कहा है हमारी पार्टी के लोगों से कि भाई लो, जो लोग आते हैं अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, फूले साहू के विचारों को मानते हैं, पेरियार के विचारों को मानते हैं, जो तमाम हमारे महापुरुष हुए उनके विचारों को मानते हैं, तो आइए उनका स्वागत कीजिए। अगर वो इस बात को का झंडा उठा के हमसे आगे खड़े हो कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अन्याय अत्याचार बंद होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म जाति बंद होनी चाहिए, सबको धार्मिक आजादी के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, देश अखंड भारत होना चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए। अगर ऐसे लोग हैं तो आओ, हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वो इस बात को, ये हमारे जो उद्देश्य हैं समतामूलक समाज के, अगर वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते, धर्म के आधार पर गैर बराबरी को नहीं मानते, अगर वो ऐसे लोग तो आओ सामने निकल के, हम तो स्वागत करेंगे उनका। क्योंकि हमारी लड़ाई तो वो सामाजिक परिवर्तन की है, और वो सामाजिक परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा राजनीतिक शक्ति आपके पास, और राजनीतिक शक्ति मिलेगी बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करके। अगर आप बहुजन समाज में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे तो फिर आप राजनीतिक शक्ति नहीं बना पाएंगे। मैं अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, जानवर भी उधर नहीं लौट के जाता जिधर से उसको बार बार ठोकर लगती है, जिधर उसका अपमान होता है। आप तो इंसान है यार, अब तो समझो। 49 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में क्या किया गया। हमारी बहनें जब वो जाती थी बीजेपी कार्यालय पे मंत्री के यहाँ, तो उनके हाथ तोड़ दिए गए, पट्टियां करवा के, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके आंसू आज तक मुझे अंदर तक क्रोधित कर देते हैं, पीड़ा देते हैं मुझे। क्यों नहीं समझना चाहते हैं? आरक्षण रूपी जो आपकी शक्ति थी, सारा निजीकरण की भेंट चढ़ा के सब खत्म कर दिया, और आप जो है धर्म का झंडा डंडा लेके घूम रहे हो। मैं आज आपको कहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, अगर सरकार इस तरह से धर्म को बढ़ावा देके हिंदू राष्ट्र और तमाम तरह की ये असंवैधानिक गतिविधि करवाने में सहयोग करेगी और इसको एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश करेगी, तो मैं बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर निकल के अपने लोगों को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन देश में चलाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आप संविधान खिलाफ जाओगे तो फिर मैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं बहुत जल्द, हम लोग इसकी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बहुजन समाज को जागरूक करने एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत जल्द करेंगे। चाहे उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार मुझे फांसी चढ़ा दे, गोली से भुनवा दे, जेल भेज दे, मुकदमे कर दे, कुछ कर दे। मर तो मैं उस दिन गया था जब 28 जून को मुझे गोली लगी थी, उसी दिन मर गया था। अब तो मैं मेरा पूरा जीवन बहुजन समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए है। और हमारे महापुरुषों का सपना, जब उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपना जीवन कुर्बान किया, अपने कुछ सारे पल कुर्बान किए, उनके जो अधूरे सपने रह गए उनको पूरा करने के लिए मेरा जीवन है। चाहे कल चला जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं बस जीना इसलिए चाहता हूं कि जो पहचान, जो नाम, जो सम्मान, जो अवसर मुझे इस एक कम एज में मिला है, अगर 10 साल का जीवन मुझे ईमानदार से काम करने के लिए मिल गया, तो फिर मैं बहुजन समाज के एक घर को जागरूक करके इतना बड़ा भाईचारा पैदा करूंगा कि अगले 100 साल लग जाएंगे उस भाईचारे को तोड़ के। जो काम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जो काम सम्राट अशोक ने किया था, उसी काम को पूरा करने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। मैं पिछड़े वर्ग के अपने पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, लोधी, यादव, गुर्जर, जाट, तमाम जातियों के लोग कहना चाहता हूं, निषाद को कहना चाहता हूं, विश्वकर्मा, सेन को कहना चाहता हूं। जब कल संविधान नहीं होगा और आपके बच्चों को दफ्तर में कुर्सी में बैठने देगा कोई, तब कहां जाओगे? तब क्या करोगे? जब मैं इसका उदाहरण बताता हूं, इनको कैसे चाहिए यहां दलित पिछड़े, क्यों ये संविधान का विरोध करते हैं, क्यों ये बाबा साहब का विरोध करते हैं? क्योंकि जब किसान आंदोलन करने आता है तो ये कहते हैं, जो किसान ट्रैक्टर पे आता है, गाड़ी में आता है, उसको कहते हैं किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी नजर में तो किसान फटी धोती वाला, फटे कुर्ते वाला, फटे कच्चे वाला, फटे बनियान वाला होना चाहिए। ये उसको किसान मानते हैं। ये उसी रूप में हमारे किसानों को देखना चाहते हैं। ये मर्सिडीज में, फॉर्च्यूनर में किसान नहीं देखना चाहते। ये दलित पिछड़ों को बड़ी बड़ी कुर्सियों में, बड़े बड़े गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में नहीं देखना चाहते। ये उनको उसी हाशिए पे देखना चाहते हैं, अपने अपने जो पेशे का काम जिसके आधार पर जाते बनी उन्हीं कामों करते हुए। ये आपको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज नहीं देखना चाहते। जब इनकी बात आएगी तो ये EWS चुपचाप ले लेंगे। जिस आरक्षण को गाली देते EWS पे जरूर एकदम चुप्पी बांध जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हो जाएगा कि भाई होना चाहिए, होना चाहिए।
तब नहीं कहेंगे आरक्षण बेकार है, लेकिन आरक्षण के नाम पे आपको गाली जरूर देंगे। और कई बार इनकी आरक्षण की मेरिट वो SC ST से भी नीचे चली जाती है, OBC को तो छोड़ ही दो, तब नहीं इनको लगता। लेकिन मैं आपको बहुत चिंता के साथ कह रहा हूं, अपने नेताओं को कह रहा हूं, अपने भाइयों को कह रहा हूं, अपनी बहुजन समाज की बहनों को कह रहा हूं, अपनी माओ को, बड़े बुजुर्गों को, अभिभावकों को कह रहा हूं, बहुजन समाज के पढ़े लिखे पत्रकारों को, चिंतकों को कह रहा हूं, कानून के ज्ञाता अपने बहुजन समाज के लोगों को कह रहा हूं, अपने कर्मचारी अधिकारियों को कह रहा हूं। संतोष वर्मा याद है, नहीं याद है? संतोष वर्मा जी जानते हैं, मुझे सुनेंगे। मैं देखना चाहता था, मैंने इतने लंबे समय आपको इसलिए अकेला छोड़ा कि मैं देखना चाहता था जिन इस संगठन के जरिए जिस राजनीतिक दल की आप मदद करते हैं बड़े पैमाने में चुनाव में, क्या वो आपके साथ खड़ा होता नहीं खड़ा होता, ये देखना चाहता था। मैं आपको भी दिखाना चाहता था और आपके उन तमाम साथियों को दिखाना चाहता था कि जिस राजनीतिक दल का पेट आप भरते हो, जिसको मदद करते हो, जिसको समाज की वोटों को जहां जिनके खेमे में ले जाते हो, अगर आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आप पे कोई लाठी चलती है, आपके अधिकारों पे हनन होता है, आपके स्वाभिमान सम्मान को जब अपमान किया था, ये राजनीतिक दल आपके साथ खड़े होते नहीं खड़े होते, नेता आपके साथ खड़े होते नहीं होते। यही बात मैं आपको जो है बताना चाहता था, इसीलिए मैंने इंतजार किया, यही बताने के लिए कि आपको पता लगे कि जिन राजनीतिक दलों को आप लोग अपने समाज का वोट जो है सामाजिक आंदोलन संगठन बना के और उस तरफ जो है दिलवाने का काम करते हैं, और बाद में जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, आपका समाज तो छोड़ दो, आपके समाज मुसीबत आएगी तो कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन आप पे मुसीबत आती है इतने बड़े पदों पे बैठने के बाद, तो भी आपकी तरफ ये पलट के देखने का काम नहीं करता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था, और आपके तमाम संगठन और आपके साथियों को, जितने अधिकारी कर्मचारी देश भर बैठे हैं, कि जब आप एक शब्द कहोगे और आपके खिलाफ मजबूत होकर लोग खड़े हो जाएंगे, तो आप जिन लोगों के साथ बैठ के सोचते हो कि ये हमारे सच्चे हितैषी हैं, हमारे सच्चे नेता है, उन्हीं की सच्चाई दिखाने के लिए मैं चुप रहा कि आपको पता लगे कि आपका अपना कौन है और आपसे फायदा उठाने वाला कौन है। मैं जानता हूं काशीराम साहब के आंदोलन को किसने तोड़ा, मैं जानता हूं उस शख्स को, उसकी पूरी टीम को जानता हूं, और इस बार वचन दे कहता हूं सबक सिखाएंगे उसको भी। हम षड्यंत्र नहीं करते, पीछे से वार नहीं करते, सामने से वार करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में वार करेंगे और सिखाएंगे नेताजी आपको भी इस बार, और उन तमाम लोगों को जो हमारे बहुजन समाज के लोग ठगने का काम कर रहे हैं, उन सबको बताएंगे कि किस तरह षड्यंत्र और साजिश होती है। मेरी बात को आप याद रखना। मैं अपने सब भाइयों से कहना चाहता हूं, घर से निकलो, भाईचारा बनाओ, संगठन बनाओ, संगठन मजबूत करो, संगठन से जुड़ो, संगठन की मदद करो। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से QR कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहां से क्या बेचूं मैं आंदोलन चलाने के लिए? जमीन बेचूं? है कहां जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें रही है क्या? उनके MP MLA क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं, हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेठ है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के वो, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी, कब आप ये सोचोगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि अगर आप आंदोलन नहीं चक्कर चला रहे हो तो आंदोलन जो चला रहा है उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते उसका साथ दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी आर्थिक मदद करो। आंदोलन की, व्यक्ति की नहीं, नायक पूजा नहीं करो, इस आंदोलन की मदद करो, आजाद समाज पार्टी की मदद करो, भीम आर्मी की मदद, जिससे कि आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपके अधिकार को छीन नहीं पाएगा, और आंदोलन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका वो बनाएंगे,
उनकी हम चार दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले आरएसएस के लोग यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं। तो इनको चाहिए क्या? तो ये बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते, तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये तो हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है, इसको आप समझो। आप समझो, ये जो वोट का अधिकार मिला है किसी पूंछ बनने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए मिला। जब आप दूसरे को बना सकते हो तो अपने को भी तो बना सकते हो, बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए समझा रहा हूं, बहुत समझदारी की बात है ये। इसलिए आपके महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप ही नहीं करोगे, ये भी नहीं करेंगे। ये कहां खुश हैं? कौन तोड़ता है मूर्तियां? कौन आरक्षण के नाम पे बाबा साहब गाल देता है? कौन से समाज से जुड़े हुए लोग हैं? किस विचार को मानने वाले लोग हैं? इनको चाहिए था, कहते कि मैं अपने समाज को समझाऊंगा, अपने संगठन लोग समझाऊंगा कि वो बाबा साहब का अपमान ना करें, वो बाबा साहब की मूर्तियां ना तोड़े। ये सब ये कहते तो मुझे अच्छा लगता। इस देश में तो और भी बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां, उनकी क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि असल जो लड़ाई है वो इसकी है। ये जो कोर्ट आपको, ये कलम, ये जो बोलने का अधिकार संविधान की वजह से आपको दिया है, नौकरी करने का, रोजगार करने का, सम्मान से जीने का, देश में घूमने का, तमाम जो है सरकार सुविधाओं को लेने का, आगे बढ़ के, ये इस वजह से सारी लड़ाई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ नहीं जोड़ूंगा, जोड़ता रहता हूं कभी कभी हाथ भी। आपसे कह रहा हूं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, एकजुट हो जाओ भाई। अभी मौका है, दस्तूर है, संविधान है, वोट की ताकत है। अभी एकजुट हो जाओगे तो ठीक रहेगा, वरना जो आपकी आवाज उठाता उसको कुचल दिया जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो इतिहास याद करो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आपके नायक को गोली मार दी थी बीच में, और मैं तो बच गया गोली खा के भाई। मेरी आलोचना कर लो, जो दूसरे दलों में जुड़े बहुजन समाज के लोग, मेरे ऊपर आरोप लगा लो, मुझे बुरा भला कह लो, मेरे परिवार को, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सोचो भाई। आपके बच्चों का क्या होगा? आप जहां जिन बस्तियों में रहते उनका क्या होगा? उनके बारे में भी तो सोचो। 75 साल में अगर आज तक आप पे मकान नहीं बन पाए हैं, आपके दर्द को किसने, कि आप बिना छत के रहते हो, आप साफ पानी नहीं पी पाते, अच्छा भोजन नहीं खा पाते, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छी स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही, कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। मुझसे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हो भाई? मैं कहां से जिम्मेदार हो गया हूं? जिम्मेदार तो आप हैं। आप ही चला रहे थे आंदोलन। मैं तो अब आया हूं, जो 4 दिनों में, तो मैं तो सबसे छोटा हूं। तमाम जितने महापुरुष हैं और आज के जो बड़े नेता, मैं तो उनके सामने, मेरा कद इतना सा है। मुझे तो जो कुछ दिया वो आप लोगों ने दिया, मैं तो ऋणी हूं आपका। मेरे तो खून का कतरा कतरा आपका है, और जितना सम्मान आपने मुझे दिया कम नहीं है। लेकिन अवसर भी दे दो तो देखो, अगर करके ना दिखाया तब आप कह देना, एक मौका तो दे दो। मैं तो खून का कतरा कतरा लगा दूंगा, आखिरी सांस लगा दूंगा आपके लिए। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने लाठियां खाई है, मैंने गोली खाई है, मैंने जेलें काटी है, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और आप जानते हैं कि मैं कितनी दमदारी से आपकी आवाज को अकेला होते हुए उठाता हूं, लड़ लड़ के। तो मैं कह रहा हूं, एक मौका तो दो, फिर देखो आप। हमसे अच्छी शासन व्यवस्था कोई करके दिखा दे। जो हमसे पुराने, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं भाई। मैं लड़ना ही नहीं चाहता अपने बहुजन समाज के लोगों से। मैं तो जब बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ते हैं तो चुप रह जाता हूं कि भाई मत लड़ो यार, तुम पे तो वैसे ही बहुत हालात तुम्हारे खराब है, तुम पे 4 से वैसे ही मार पड़ती, काहे को लड़ रहे हो? और जब मैं एकता बनाने हम लोग निकल रहे हैं, मैं नहीं, हमारा पूरा संगठन, तो ये एकता को तोड़ने के लिए तमाम षड्यंत्र करेंगे। कहीं गुर्जर और दलित में झगड़ा कराएंगे, कहीं दलित और मुसलमान में झगड़ा कराएंगे, कहीं पिछड़ों में पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साके, कुशवाहा में दलितों में झगड़ा कराएंगे, कहीं जाट और दलितों में झगड़ा, तमाम हथकंडे अपनाएंगे कि एकता ना बने। और उस दिन आप भी गुस्से में कहोगे, नहीं साहब आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, फिर आप बाद में पछताते कहोगे, साहब अब बताओ कब तक इसी बुरे हाल में पड़े रहे। उस समय आपको मेरी बात नहीं, क्योंकि आप भावनात्मक हो जाते हो, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। उस समय आप उस समय सारी सोच विचार अलग रख देते हो गुस्से में, और नहीं ये करो, वो करो, करो। तो मैं तो आपको समझाता रहता हूं भाई। वो चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पे चलो, इधर उधर भटक जाओ, मुख्य रास्ता छोड़ दो, राजकाज की बात ना करो, लाठी डंडे लेके लड़ाई झगड़ते फिरो, पढ़ाई ना करो, रोजगार ना करो, और इसी तरह भूखे नंगे रह के वो आप पे मुस्कुराते रहे, और वो आप दुखी रहो, वो सुखी रहे। बस ये है लड़ाई। हम नहीं चाहते ये, इसलिए आज का लाइव आपके सामने किया।
मैं मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता जिसने सहयोग किया एक एक पैसे का मुझे वहां पहुंचाने में, साधनों के रूप में, आंदोलन में, रैली में, मैं सबका ऋणी हूं, सबका स्वागत करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे जन्मदिन के अवसर पर जिन्होंने सहयोग किया उन सबका भी धन्यवाद करता हूं, उन सबका भी ऋणी हूं। मेरी लोकसभा क्षेत्र के लोग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे साथी, पार्टी के तमाम नेता, हमारे भीम आर्मी के हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव साहब, सारे कोर कमेटी के लोग, आखिरी कार्यकर्ता। यार मैं तुम सबसे छोटा हूं, मैं तुम सबसे छोटा हूं, सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं। मैं अपने आप में गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बात की खुशी, गुस्सा करता हूं, नाराजगी करता हूं, क्योंकि उसका एकमात्र कारण ये है भाई कि जितनी मेहनत करता हूं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसके बराबर मेहनत करो। लेकिन ठीक है, कोई कम करता है तो ठीक है, प्यार भी करता हूं तो गुस्सा भी करता हूं, उसमें क्या है। औरों पे तो नहीं करने जा रहा हूं गुस्सा यार, आपके साथ रहता हूं, आप ही गुस्सा करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मध्य प्रदेश में इस बार राजनीतिक शक्ति बनानी है, कमर कस लो, किसी से लड़ाई नहीं है। जो पुराने आंदोलन के लोग हैं उनसे भी कोई लड़ाई नहीं, उनसे भी सबसे कह रहा हूं भाई, मुझसे क्या लड़ रहे हो, दुश्मन से लड़ो। मुझके दुश्मन मान के लड़ोगे तो कौन सा आपका भला हो जाएगा। दुश्मन से लड़ो। आपने सबको मौका दिया, पिछले आंदोलन में 40-40 साल दिए, मुझे 10 साल दे दो, फिर आरोप लगा लेना मेरे ऊपर, फिर मुझे बुरा भला कह लेना, फिर मुझे जितना मर्जी या कोस लेना। अपने बच्चों, एक बार अपने बच्चों, आपके बच्चों, मेरे बच्चों, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, इस गरीब बहुजन समाज देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों, बुद्धिस्टों के लिए, ईसाइयों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बार काम करने का मौका दो, किसी भी स्तर पर देकर देखो, फिर आप बताना कि भाई इस आदमी में क्षमता नहीं है, ये आदमी ये नहीं। भाई ठीक है, मेरे पिताजी से मुझे क्यों तोल रहे हो भाई। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, सीधे सज्जन व्यक्ति थे, मिशनरी आदमी थे बेचारे, जब सेवा में थे बाम सेव का काम करते थे। मेरी माँ हाउसवाइफ है, खेती किसानी करके उसने पाल पोस के हमें बड़ा किया है। और मेरे परिवार, आप मेरा परिवार तो आप भी हो भाई, आप सब भी तो मेरा ही परिवार हो। मैं कहा आपसे अलग, ना आप मुझसे अलग ना मैं आपसे अलग, इसलिए आपसे कह रहा हूं। आज बड़ी कल से पीड़ा थी, आपसे कहनी थी। उत्तर प्रदेश के साथियों से भी कह रहा हूं, नौजवान साथियों से, घर से निकल के काम करो यार। लोग ये कहेंगे कि भाई लोकतंत्र में भी हमारा कुछ नहीं उगाड़ पाए, राजतंत्र में तो हमने इनको कुछ करने का मौका नहीं दिया, लेकिन लोकतंत्र था, वोट का अधिकार, तो भी कुछ नहीं कर पाए हमारा। धीरे धीरे करके आपके सारे अधिकार छीन लेंगे, फिर आप कहते रहना कि आ जाओ भाई चंद्रशेखर, अब आप कुछ कर लो। क्या कर लेंगे चंद्रशेखर, जादू की छड़ी है चंद्रशेखर पे, कोई तीर तलवार लेके बैठा। मैं तो लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं, मैं तो नहीं हिंसा भरोसा रखता, मैं तो संवैधानिक व्यक्ति हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दें, और अगर मेरी बात आपकी समझ में आई है तो मिलकर काम करें, बहुजन समाज भाईचारा पैदा करें, छोटी छोटी चीजों को निकालें, अपने दिमाग को प्रौढ़ करें। ये सब हमारा परिवार है, एकजुट होकर हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, तब जाके काम बनेगा, तब जाके ताकत बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज अब के बाद जब भी कहीं कार्यक्रम करो, छोटा बड़ा, तो आपसे आग्रह है कि संविधान की प्रस्तावना से ही शुरू किया करो। हमारे लिए संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसी से शुरू किया करो। और अपने सभी महापुरुषों को याद किया करो, उन सभी महापुरुषों को। और मैं फिर आग्रह करूंगा, एक बार पढ़ना, जिन महापुरुषों को मैंने नाम लिया, लाइव मिल जाएंगे सारे नाम, पढ़ना उनको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे आप आंदोलन नहीं चला सकते। नारा तो लगा